Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का वॉल्यूम। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसको हीट आप दे रहे हो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उसको हीट दे रहे हो तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है, और अगर आप उसको कूल कर रहे हो तो फिर उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। ये सबको पता होगा। लेकिन वाटर की ये जो अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अनयूजुअल बिहेवियर होता है। इसमें क्या होता है, 0 से 4 तक हीट आपने दी लेकिन स्टिल उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। और अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद की बात करेंगे तो फिर वही यूजुअल प्रोसेस चलने लगती है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन इसलिए। और क्या होता है कि आपको पता होगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है। और इस पर एक बात और पूछी जा सकती है कि सपोज यही क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या है आपको, Cp इज ग्रेटर देन Cv, ठीक है। इसी क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पानी का वॉल्यूम हटा के। और दूसरा ऑप्शन है Cv इज ग्रेटर देन Cp, थर्ड ऑप्शन है Cp इज इक्वल टू Cv, ठीक है। इस तरह से अगर ऑप्शन है, या Cp माइनस Cv बराबर R, Cp माइनस Cv बराबर R। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, देखो वैसे तो आपको पता होगा ये Cp होता है, स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आपने मेयर का सूत्र पढ़ा होगा, Cp माइनस Cv बराबर R। तो कुछ बच्चे तो ये मेयर का सूत्र देख के वो ऑप्शन क्लिक करेंगे जो बिल्कुल गलत है। और मैंने ये भी बताया था जब वो पढ़ाया था थर्मो, तब मैंने बताया था कि Cp जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन Cv होता है। कुछ वो कर देंगे वो भी गलत होता है। जब आपको इसको टेक्निक, देखो कोई चीज़ होती है आप को रिलेट करके याद करो। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और जब पानी के केस में ये अनयूजुअल हो रहा है, मतलब वैसे तो इंक्रीज होता है लेकिन इस क्वेश्चन में डिक्रीज आंसर था, तो इस क्वेश्चन में भी आपको Cp इज ग्रेटर देन Cv कर देना। मेरी बात ध्यान से सुनो। सॉरी, Cp तो वैसे होता ही है ग्रेटर, लेकिन इस क्वेश्चन में Cv यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होगी वो बड़ी होगी Cp से, जब वाटर 0 से 4 डिग्री पे जाता है। ये मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया है और चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन अब की बार आपको पेपर में दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सिमिलरली उसका अपोजिट उसकी डेंसिटी के लिए हो जाता है, ठीक है। 0 से 4 पे वॉल्यूम और डेंसिटी के दो क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल गैस के लिए दाब प्रसार, मतलब प्रेशर जो एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होगा और उसका वॉल्यूम जो प्रसार गुणांक, यानी कि जो अल्फा वी मान लेते हैं ये वॉल्यूम, और अल्फा पी मतलब प्रेशर जो एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होते हैं, तो वो आइडियल गैस के लिए क्या होते हैं। तो देखो इसके लिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, ये क्वेश्चन ऐसे भी रिप्रेजेंट किया गया है कई बार कि रेशियो ऑफ, मतलब इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, और ऑप्शन किस तरह थे, रेशियो 1 होगा, मोर देन 1 होगा, या लेस देन 1 होगा, या नन ऑफ दीज। सिमिलर आप याद करो, मैंने आपको बताया था एक बार डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो, इस तरह से एक क्वेश्चन बनाया था जो मैंने बताया था विस्थापन और दूरी में। इसी तरह से ये क्वेश्चन बनता है कि दाब प्रसार गुणांक, अब दोनों जब मैंने अभी बताया दोनों इक्वल होते हैं तो उनका रेशियो ना तो मोर देन 1 होगा, ना लेस देन 1 होगा, ना 0 होगा, उनका रेशियो 1 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप अगर नोटबुक बना रहे हो और इन चीज़ों को लिखते हुए चल रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। और यार आज मेरा जो रिकॉर्डर है इसमें एक नया फीचर्स आया है, देखो अब मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। अब देखो येलो ले सकता हूँ या मैं ब्लू ले सकता हूँ। तो ये आज ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 ग्राम तांबे का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने में जितनी उसे हीट दी, जो ऊष्मा दी गई, उतनी ही हीट अगर 10 ग्राम पानी को दी जाए तो फिर उसके टेम्परेचर में वृद्धि कितनी होगी। तो देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत होती है, सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि पानी जो है सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है इन कंपैरिजन टू अदर सब्सटेंस। अब देखो क्या है कि इस क्वेश्चन को, चलो मैं आज इसका फ़ायदा उठाता हूँ, कोई अच्छे कलर से इसकी एक्सप्लेनेशन कराता हूँ, रेड ले लेता हूँ। तो देखो इन्होंने क्या कहा है, MC, अब ये कॉपर का है तो Cp रख देते हैं, डेल्टा T। इन्होंने ये इक्वल कहा है MC, अब ये वाटर के लिए कर लेते हैं और डेल्टा T। आपने ये सोचा कहाँ से लिख दिया, उन्होंने एक टर्म दिया है कि उतनी ही ऊष्मा उसको भी दी गई, यानी कि दोनों की ऊष्माओं को हम इक्वेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे चैलेंज क्या है, M, उसका मास कितना था कॉपर का, हमने लिख दिया उसका मास 50, इधर इसका मास कितना था 10, ठीक है। अब Cp और Cp यही, अब देखो डेल्टा T इसका कितना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 लिख दिया। इसका डेल्टा T कितना है हमें फाइंड करना है, हमने x लिख दिया। अब देखो वाटर के लिए इसका देखो कलर पेंसिल का साइज़ में थोड़ा छोटा और कर लेता हूँ। अब देखो इसका जो टेम्परेचर है, जो स्पेसिफिक हीट वाटर की है वो 4.2 होती है, सबको पता होगी। लेकिन कॉपर की इन कंपैरिजन टू वाटर बहुत कम होती है। इसको 0.42 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन सही से हो जाए। पॉइंट नहीं लिख पा रहा है यहाँ पे,
चलो ये काम नहीं कर रहा है, 0.42, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो ये 4.2 है। अब देखो पता नहीं क्यों यार पॉइंट नहीं हो पा रहा है, तो मैं पॉइंट यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे 0.42। अब क्या है कि देखो ये दो के बाद डेसिमल है तो दोनों जीरो खत्म हो गए, ठीक है। इसमें एक के बाद डेसिमल है तो 10 खत्म हो गया। अब देखो 42 से ये पूरा 42 कट गया, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 5 आ गई, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसको आप अगर देखो कई बार ऐसा होता है कि आंसर्स ऐसे होते हैं, जैसे ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड था और जैसे 3 ऑप्शन 12 दिख जाए आपको, एक 15 दिख जाए, एक 7 दिख जाए और एक 18 दिख जाए, तो आपको क्या करना है, सोचना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपको पता है कि इसका देखो इस तरह से लॉजिक आप भी लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, दोनों के हमने उष्माओं को इक्वेट कर दिया और सॉल्व हो गया। और बिलीव मी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको आपके अपकमिंग पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब की बार मैं इसका येलो ले लेता हूँ कि जब किसी वस्तु को 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हवा में रखा जाता है, मतलब जो रूम टेम्परेचर है, बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका ताप 10 मिनट में 60 से घटकर 50 हो जाता है। और जब अगले 10 मिनट में क्या होगा कि देखो पहले 10 मिनट में क्या हुआ कि 60 से 50 हो गया, क्या अगले 10 मिनट में भी 50 से 40 हो जाएगा क्या? जो बहुत सारे लड़के सोच सकते हैं, जो कि और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है कि अगले 10 मिनट में उसका टेम्परेचर क्या होगा। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा उतना जितना मैंने देखो प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को आई थिंक मैंने इसका जितना भी वेरिएशन इसके बनते हैं वो सभी कराए। आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक लॉजिकल वे बता रहा हूँ, अगर आप सोच पाओ तो, ठीक है। क्या है कि न्यूटन का जो कूलिंग नियम है उसके अकॉर्डिंग आपका पता होना चाहिए कि देखो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा बॉडी का, देखो 2 मिनट ध्यान से सुनना, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ फीड हो गई तो फिर इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आपको रिवीजन करने की भी नीड होगी। देखो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका, ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका जो कूलिंग का रेट होगा, उसके न्यूटन का जो शीतलन नियम, आपने कूलिंग नियम सबने पढ़ा होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका जो कूलिंग का रेट होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होता है। मतलब अगर कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक मैं एग्जांपल दूं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वस्तु है, उसका जो रेट ऑफ कूलिंग होगा और एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड की वस्तु है उसका जो रेट ऑफ कूलिंग होगा इन कंपैरिजन टू 100 इसका कम होगा। क्यों? जितना ज़्यादा टेम्परेचर है वो उतनी ही जल्दी कूल होती है। अब देखो, अब इससे आप समझना कि क्या कह रहा है कि पहले कितना था, 60, इनिशियली 60 था उसका, फिर उसका रेट ऑफ कूलिंग कुछ रहा होगा, तब फिर वो 50 हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब की बार क्या हुआ कि नेक्स्ट अब क्या 50 रह गया, मतलब अब इनिशियल उसका 50 है, तो अब रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा उसका, देखो 60 के लिए रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगा कि 50 के लिए रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली कि 60 के लिए ज़्यादा होगा, यानी कि अब वो रेट ऑफ कूलिंग कम होगा, मतलब 50 से जो होगा वो क्या होगा, 50 से जब करेंगे उसको तो अब की बार पूरा 10 डिग्री का डिक्रीज नहीं होगा टेम्परेचर में, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग कम हो चुका है। मतलब अब की बार 50 से कम होगा रेट ऑफ कूलिंग, तो पूरा 10 ना होके कुछ ज़्यादा, मतलब अब की बार पूरा 40 ना होके टेम्परेचर 40 से ज़्यादा रहा होगा। तो अगर आप समझ पाए हो तो क्या हो जाएगा, इसका ताप अब की बार फाइनली क्या हो जाएगा, 40 से ऊपर रहेगा। मेरी बात समझो, पहले क्या हुआ था, 60 से 50 हुआ, पूरा 10 घट गया था। क्यों घट गया? क्योंकि इनिशियल 60 था, अब इनिशियल 50 है, तो रेट ऑफ कूलिंग कम हो गया न्यूटन के शीतलन नियम से, तो फिर अब उतना कूल नहीं कर पाएगा, मतलब 10 मिनट में थोड़ा कम कूल करेगा 10 से, यानी कि 50 से पूरा 10 कर देता तो 40 हो जाता, लेकिन अब टेम्परेचर जो फाइनल है वो 40 से बड़ा होगा, 40 से ऊपर होगा। तो इस लॉजिकल वे से आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हो। आई होप आपको मैं अपने पूरे मतलब समझा पाया हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं यार, ट्रस्ट मी गाइस, आपको जरूर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का जो टेम्परेचर और कलर के बीच में जो रिलेशन हम फाइंड करते हैं वो किस प्रिंसिपल से करते हैं? तो देखो वीन ने एक विस्थापन नियम दिया था। वीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे तारा ना होता, सूर्य कहता, सूर्य का टेम्परेचर हम किस लॉ से डिफाइन करते हैं, तो उन्होंने दिया था गामा टी इज इक्वल टू नियतांक, यानी कि कांस्टेंट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये नियतांक है तो मतलब जो गामा है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके तापमान के। अब आपको पता है कि रंग की बात करें, आपको पता है कि वेवग्योर से देखो, अगर किसी का टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, उस जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका कलर जो टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब जैसे आपको क्वेश्चन आ जाता है, देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कोई चीज़ रटनी नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाल रंग का तारा एक है, ठीक है, एक लाल रंग का तारा है, एक पीले रंग का तारा है,
तारा है, एक येलो रंग का तारा, 4 तारे हैं। उन्होंने कह दिया किस तारे का ताप सबसे अधिकतम होगा। तो आप तुरंत बीम का विस्थापन नियम सोचो कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। अब वेवलेंथ आपको पता होगा विबग्योर से सबसे ज़्यादा आर की होगी, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है जो विबग्योर होता है। तो आप देख लेना जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। तो इस तरह से तारों का हम कलर भी बता सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी बहुत हेल्प हो रही होगी इन वीडियोज़ से। तो यार अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया करो। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इन क्वेश्चंस को आप अभी तक कैसे करते थे ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अब आपकी एग्जाम में अप्रोच क्या रहेगी वो सिंपलिस्टिक में बताऊंगा आपको। सबसे पहले नीचे वाला करते हैं। एक सेल का जो इलेक्ट्रो फोर्स है EMF वो E है। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, एक्सटर्नल R हो और सेल की जो एफिशिएंसी है 75% हो तो R और R में रिलेशन क्या होगा। तो देखो सबसे सुपर इजी तरीका बताऊंगा, या रिलेशन पूछे या ऊपर वाले की तरह रिप्रेजेंट करे, आपको सिंपली क्या करना है, जो परसेंटेज दी गई है उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है। तो जैसे 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। जिन्हें नहीं पता है फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है मैं बता दूं, 1 मिनट। जो परसेंट है उसके नीचे 100 लिख दो। अब काटना शुरू करो, 25 से काटोगे तो 3 बार कटेगा, 25 से काटोगे तो 4 बार कटेगा। ऐसे अगर 50% होता तो 50/100 लिखते, तो ये 1/2 फ्रैक्शन आती है। आई होप आपको सबको पता होगा कि फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप उसका परसेंटेज उठा के उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे। 3/4 75 का लिख लिया इज इक्वल टू, आपको लिख देना है कैपिटल R यानी कि जो रेजिस्टेंस ऊपर और नीचे इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का दोनों का सम। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का बड़े R में गुणा होगा तो 3R प्लस 3 का स्मॉल r में होगा इज इक्वल टू इधर 4R हो जाएगा। अब ये 3R उधर जाएगा और 4R में से घट के केवल R बचेगा, तो R बराबर 3R मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। सिमिलरली अब दूसरा क्वेश्चन जो है उससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। आपको क्या करना है कि आपने परसेंटेज देखा 70% को फ्रैक्शन में लिखोगे 70/100 यानी कि 7/10। हमने इक्वेट किया बड़ी R बटे नीचे दोनों का सम यानी कि R प्लस स्मॉल r। अब देखो इसको आप कर सकते हो क्योंकि अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा 7R ये और प्लस 7R इज इक्वल टू 10 का बड़े R में गुणा होगा तो इधर आ जाएगा 10R। अब जब ये 7R है बड़ा वाला उधर जाएगा तो 3R बचेगा यानी कि इधर बचा 3R और इधर बचा 7R। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस इनने क्वेश्चन में दिया है 3 ओम है, यानी कि इस R की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें 7 मिल गया। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। तो ठीक है, अब आपको कोई भी चीज़ें यार स्किप नहीं करनी है। ठीक है, इनका क्या करो आप लोग, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी गैलरी में सेव कर लिया करो। मैं क्या करता था, जब मान लो मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, नीचे एक घूमने जा रहा हूँ, तो अपना फ़ोन का लॉक खोला और हमने सारे स्क्रीनशॉट एक बार रिवाइज कर लिए। तो हार्ड वर्क भी जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नोट्स नहीं भी बना पा रहे हो, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नोट्स बनाओ, लेकिन अगर आप इन केस नोट नहीं बना पा रहे हो तो एटलीस्ट आप लोग यार लिखते तो रहो। ठीक है इनको, क्योंकि जिनका चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। और यार एक बात बताऊं, कल का जो वीडियो था यार उस पर सपोर्ट जो आप लोगों ने दिखाया, मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं थैंक्स कह रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता है ये चीज़ें होती हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने में। आपको अपकमिंग वीक में एक चीज़ देखने को मिलेगी, इतना बड़ा धमाका, अगर भगवान ने चाहा और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इतना बड़ा धमाका करूँगा कि मतलब फिजिक्स के लिए कि अब मैं मतलब थोड़ा सरप्राइज़ भी रखना चाह रहा हूँ। तो बस आप वेट करो। और जो वीडियो का लेंथ है उसका कम होने का, वैसे मैं 1 घंटे का वीडियो रेगुलर बना सकता हूँ, अब कम है, इसका मतलब यह है कि कुछ आई एम प्लानिंग समथिंग बिग जो इनिशियल आगे अपकमिंग डेज में आपको दिख जाएगा। अब देखो पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट का मान होता है वो पोल्स पे कितना होता है। तो देखो इस चीज़ को रटना नहीं है आपको। आप ये बताओ, जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो होता है साइन थीटा, ठीक है वर्टिकल, और जो हॉरिजॉन्टल घटक होता है वो होता है कॉस थीटा। अब आप बताओ कि पोल्स पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90। अब पोल्स पे अगर पोल्स पे क्या होगी 90 और कॉस 90 का मान कितना होगा 0, तो जो क्षैतिज घटक है वो पोल्स पे ऑटोमेटिक कितना हो गया 0 हो गया। अब इसी तरह से सिमिलरली नीचे वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बहुत आते हैं, बिलीव करो मुझ पे। ठीक है, अगर इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे, अब ये बताओ इक्वेटर जैसे ये अपना अर्थ है तो ये इक्वेटर होता है, यहाँ पे पोल्स पे तो 90 होता है एंगल, लेकिन इक्वेटर पे होता है 0 और इक्वेटर पे 0 होता है मतलब साइन। अब देखो आप ये देखो कि इक्वेटर पे 0 होता है तो उस साइन 0 का मान कितना होता है,
क्योंकि जो उसका घटक है, जो क्या कहते हैं ऊर्ध्व घटक है, वो कौन सा होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका, अब आप सिमिलर समझ पाए होगे, कोरिलेट कर पाए होगे। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। अगर आपसे जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो इक्वेटर पे 0 होता है, और जो क्षैतिज घटक है वो आपका पोल्स पे 0 होता है। तो ये दो क्वेश्चंस भी यूजुअली पूछे जाते हैं। तो जाते जाते मैं आपको एक चैलेंज देके जा रहा हूँ, चैलेंज नहीं मतलब एक क्वेश्चन है। एक आइडियल गैस जो तापमापी है, थर्मोमीटर है, उसके द्वारा जो उसका व्यंजक है वो है थीटा। ये व्यंजक भी बहुत जरूरी है, इससे मैंने न्यूमेरिकल बताए हैं कितने लॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको याद होना तो बहुत जरूरी है ही। लेकिन इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो थीटा है वो कौन सा उसका होगा, फ़ारेनहाइट होगा, पैमाना, या र्यूमर, या सेल्सियस, या केल्विन। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट, मतलब मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और प्लीज़ यार अपने भाई को सपोर्ट करते रहो जिस तरह से आप लोग कर रहे हो। अगर करते रहोगे तो भगवान ने और आप लोगों ने चाहा तो बहुत जल्द बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूना है हम लोगों को साथ मिलके। तो इसी तरह से प्यार दिखाते रहना। थैंक यू।